बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। मेरे रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा हर घड़ी शुक्र अदा करके ज़िंदगी गुजारनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से आप बराह रास्त इसी दुआ के साथ हमारी तरफ से ये दुआएं कि आप खैर आफ़ियत से होंगे और ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है कि आप हंसते मुस्कुराते रहें। मैं अक्सर जब पाकिस्तान इज़ ब्लेस्ड अल्हम्दुलिल्लाह कि हमारे जो लोग हैं, हमारे जो पाकिस्तानी बहन भाई हैं, जिसमें हम सब शामिल हैं, हम लोग बड़े मेहमान नवाज़ और बहुत एनर्जेटिक लोग हैं। आप बाहर के ममालिक में अगर चले जाएं तो आप जब शॉपिंग के लिए बिलखसूस जाते हैं तो बड़ा एक सादा ज़बान में बोलूँ तो सपाट सा चेहरा होता है जिसमें कोई एक्सप्रेशंस लोगों के नज़र नहीं आ रहे होते हैं। एवरीबडी इज़ माइंडिंग देयर ओन बिजनेस। लेकिन अगर आप पाकिस्तान के मॉल्स में चले जाएँ या रेस्टोरेंट्स में जाएँ तो आपको हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे नज़र आते हैं। आप अगर किसी को नहीं भी जानते तो किसी की तरफ देख के स्माइल कर देते हैं और मुस्कुराना भी बजाते खुद एक सदका जारी है। लेकिन वक्त के साथ साथ ज़िंदगी में ऑब्वियसली टेंशन्स भी इंसान की आती हैं, मूड स्विंग्स भी आते हैं, लेकिन उन परेशानियों को अपने ऊपर तारी और हावी नहीं करना चाहिए इस हद तक कि आप इस कैफियत में चले जाएं कि आप मुस्कुराना भूल जाएं। ज़िंदगी में अगर कोई परेशानी आती भी है या मुश्किल भी आती है तो मेरा रब फिर वो ताकत और हिम्मत भी इंसान को देता है उस परेशानी और मुसीबत से निकलने के लिए। तो कहने का मकसद ये कि हंसना मत भूलिए, क्योंकि हंसना और हंसाना भी बजाते खुद एक बहुत बड़ी नेकी है जो आप कर सकते हैं अपने लिए और दूसरों के लिए। आज सैटरडे के प्रोग्रामिंग में आपकी मुलाकात सादी अरशद साहिबा से होती है। शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, उनको बहुत तेज़ बुखार है। अल्लाह ताला उनको जल्द अज जल्द सेहतियाब करे, आमीन सुम आमीन। तो आज पहले सेगमेंट में डॉक्टर फरजीन मलिक साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, इनको वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो हमेशा मैं ना सुंदर साहब का इंट्रो बहुत एंजॉय करती हूँ, जो सबसे पहले अल्लाह की पाक ज़ात का आप नाम सर झुका के लेते हो। तो वाकई ये ज़ात ऐसी है कि इसके लिए जितना भी सर झुकाया जाए कम है। और मज़े की बात यह कि मैं आपको ये ऑनर, चूँकि आप लोगों के साथ तो अक्सर कुछ लोगों ने बहुत अरसा पहले मुझे ये कहना शुरू किया कि आप कोई रमज़ान का थोड़ी ना प्रोग्राम कर रही हैं कि आप दुआ से आगाज़ करती हैं। मैंने कहा उसका इस बात से क्या ताल्लुक है कि मैं नॉर्मल प्रोग्रामिंग, यानी मैंने कहा इसका मतलब आप अल्लाह का शुक्र सिर्फ रमज़ान के महीने में अदा करेंगे। मैंने कहा आप इसका मतलब है कि बाकी 11 महीने जो हैं आप बिल्कुल अल्लाह का शुक्र ना अदा करें। तो मैंने कहा मैं तो खुद ये तो हर लहज़ा आपकी ज़बान पे शुक्र होना चाहिए। जैसे कि अभी आप कर रहे थे और जैसे आप बात कर रहे थे कि बाहर के लोग वाकई अपना मुल्क होता है और इसके लिए दुआ किया करें हर वक्त। जैसे आप अपने ख़ानदान के लिए दुआ करते हैं वैसे अपने मुल्क की सलामती के लिए दुआ किया करें। और जब हम किसी फॉरेन कंट्री में जाते हैं तो वो कहते हैं ओ जी तुसी पाकिस्तान तो और इतनी खुशी होती है ना। हम लोग वाकई बहुत जी जिगर वाले हैं ऐसे अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल। और हमारे सामने मौजूद है पाकिस्तान इज़ फुल ऑफ टैलेंट और म्यूज़िक में और बिलखसूस यंगस्टर्स की नुमाइंदगी करते हुए शी इज़ गॉट अ ब्यूटीफुल सोल। इसने तो मेरे ख़ास दिल में जगह वैसे ही बना ली, पहले भी बनाई हुई थी, लेकिन कुछ ऐसे अल्फाज होते हैं ना आपके दिल पे लग जाते हैं कि आपको वाकई लगता है कि अगला शख्स जेन्युइनली आपसे प्यार करता है या आपका इज्जत आपकी करता है या एहतराम। तो उम्मे लैला को अल्लाह ताला ने खूबसूरत आवाज़ से भी नवाजा है। शी इज़ हाईली एजुकेटेड एज़ वेल। और मैंने कहा कि आपकी पढ़ाई के बारे में आप खुद ही बताना, लेकिन बहुत खूबसूरत आवाज़ की मालिक हैं। प्राइवेट चैनल्स पर भी आप इनको देखते हैं, इनके कॉन्सर्ट्स में जाएँ तो वाकई में ये अपनी आवाज़ के ज़रिए अपने शहर में आपको गिरफ्तार कर लेती हैं। उम्मे लैला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले दोबारा मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, इतनी आपने मेरी प्यारी अंदाज़ में आपने मेरी तारीफ़ की है और उसके साथ साथ आप पाकिस्तान का फ़ख्र हैं और तमाम मेरी जैसी जो बाकी जो हैं मतलब लड़कियां हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए आप रोल मॉडल हैं, आप आइडियल हैं और आप खूबसूरत भी बहुत हैं। नहीं प्लीज़ ये मुझे नहीं, ये माशाअल्लाह आपका प्यार, आप लोगों का प्यार और मेरे मेकअप डिपार्टमेंट का पीटीवी के कमाल है, सिर्फ और कुछ नहीं, पर थैंक यू सो मच आपका प्यार। अच्छा जी, शेफ़ माजिबीन मौजूद हैं, इनको भी वेलकम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं सुंदर? अल्लाह का शुक्र, दुआएं। माजिबीन आप बताइए क्या होने वाला है किचन में? आज हम बना रहे हैं हैदराबादी बीफ बिरयानी। ओह वेरी गुड। और उसके हाँ जी गर्म है, अभी मैंने इसकी हीट जो है वो बंद की है। दिखाइएगा शॉट। और एक हम बनाएंगे पोटैटो सैलेड और एक जो ड्रिंक बनाएंगे, अंगूर हैं सीजन में बहुत अच्छे आए हुए हैं तो अंगूर के साथ हम लेमनेड बनाएंगे। बिल्कुल सही। पोटैटो जो है एक सैलेड में एक जगह से लेती थी, वो फिर उन्होंने कहा कि बंद हमने कर दी, पोटैटो खराब हो जाते हैं। कितनी जल्दी खराब हो जाते हैं? फ्रिज में कितनी देर रखे जा सकती है पोटैटो सैलेड? लाइफ ज्यादा नहीं होती है ना। हाँ। जब आप इसको कुक कर लेते हो, इसके इवन कटलेट्स भी हम बनाते हैं, उसकी लाइफ नहीं होती। फ्रीजर में भी
اس کو جو ہے ہم آلو کی لائف زیادہ نہیں تو فریز بھی نہیں کر سکتے, تو ایک سمجھے آپ نے اب اس کو کوک کیا تو اسی دن آپ اس کو یوٹیلائز کریں. بالکل صحیح, ٹھیک, بالکل صحیح, آپ بنانا شروع کریں. کچھ میری فرینڈز ہیں وہ میرا مذاق اڑاتی ہیں, وہ کہتی ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ تم کھانے کی طرف تو ایسے دیکھتی ہو جیسے بالکل تم نے سارا کھانا کھا لینا ہے, جبکہ تم صرف سونگتی ہو, کھاتی تو کچھ بھی نہیں ہو. میں نے کہا میں یہ بات صحیح ہے ویسے, یہ بات صحیح ہے ویسے. میرے گھر میں جو ورکرز ہیں نا وہ کہتی ہیں باجی ہم نے آپ کو کبھی روٹی کھاتے نہیں دیکھا. ہاں واقعی یہ بات ہے, واقعی ہے, واقعی میں نے یہی سنا ہے کہ آپ بالکل روٹی ووٹی نہیں کھاتے, تو اچھی بات ہے, چلو سلائس کھاؤ اور دیکھو اپنے آپ کو مینٹین کیسے کیا. وہ بس اللہ تعالیٰ کا کرم ہے, اور obviously جو آپ ٹپس بھی بتاتی ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب نا ایک ایسا ٹاپک جو کہ چونکہ آج ذرا وقت بھی مختصر, لیکن ہم موٹی موٹی ٹپس کے ساتھ, ڈینگی از ناؤ پریویلنگ, یعنی یہ ڈینگی کا سیزن جو ہے سٹارٹ ہو گیا ہے. ایک تو اس کی سمٹمز پہ بھی بات کرتے ہوئے, اور ڈینگی اور ملیریا میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈینگی جو ہے وہ ذرا پہلے آ گیا ہے, کیونکہ مانسونز بہت شدید ہوئی ہیں, اور مانسونز میں پانی کھڑا ہوتا ہے کئی جگہوں پہ, ایسی جگہوں پہ جیسے ٹائرز وغیرہ پڑے ہوتے ہیں, یا جیسے آپ کے گملے وغیرہ پڑے ہوتے ہیں, مختلف جگہوں پہ ریزروائرز بن جاتے ہیں پانی کے. سب سے پہلے تو فیمیل مچھر جو ہے اس کی وجہ سے ملیریا اور ڈینگی دونوں ہوتے ہیں. ٹھیک ہو گیا, یہ پہلی چیز ہو گئی. میلز جو ہوتے ہیں وہ ان جو خواتین مسکیٹوز ہوتی ہیں ان کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے اپنی سائیکل چلانے کے لیے اپنی پوری, ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ یہ جو صاف پانی ہے اس کے اوپر ڈینگی کا مچھر افزائش پاتا ہے, جبکہ جو مرکی یا تھوڑا سا گندا پانی ہوتا ہے, کھڑا ہوا پانی, اس کے اندر اس کا ملیریا کا مچھر افزائش پاتا ہے. اس کا جو مچھر ہوتا ہے, جو ہم پہلے ڈینگی کی بات کریں گے اور پھر ساتھ میں دوسری ملیریا کی ہوگی. ڈینگی کا جو مچھر ہوتا ہے وہ اس کی سائز بڑا ہوتا ہے, اور اس کی ٹانگوں کے اوپر سٹرائپس ہوتی ہیں, یو کین ٹیل, ٹھیک ہے, اس کا سائز بھی بڑا ہوتا ہے, اور اس کے ایک ہی مچھر جو ہے وہ مختلف لوگوں کو کاٹ کے مصیبت پھیلا سکتا ہے. جبکہ ملیریا کا مسکیٹو اسمال ہوتا ہے, جیسے ہمارے زمانے میں بیچارہ ایک مسکیٹو ہوتا تھا بن بن کرنے والا, یہ وہ والا مسکیٹو ہے. اچھا, اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ یہ جناب جو ہے ڈینگی وہ ہوتا ہے اس سے وائرس سے, جبکہ یہ والا پیراسائٹ ہوتا ہے جو ملیریا ہوتا ہے. اچھا, اب ہوتا کیا ہے کہ ان کے ڈفرینس ہیں سمٹمز میں. یہ چیز تو ہم نے پہلے بیک گراؤنڈ بتا دی. سمٹمز میں اس لیے ڈفرینس ہے کہ جو کہ ڈفرینٹ مچھر ہیں ان کے کاٹنے سے ہے, اور اس کو آپ نے آؤٹ لائن اس لیے کرنا ہے کیونکہ کئی دفعہ ہم غلط دوائیاں لے لیتے ہیں جس کی وجہ سے ڈینگی جو ہے وہ گڑبڑ کر سکتا ہے. مثلاً آئبوپروفن ایک عام سی دوائی ہے, میں آپ کو جنیرک نیم اس کا بتا رہی ہوں, اگر وہ ہم بخار اتارنے کے لیے لے لیں تو وہ کافی ڈیٹریمنٹل ہو سکتا ہے اگر ڈینگی کسی کو ہو تو, ٹھیک ہے. اور آئبوپروفن آرام سے اوور دا کاؤنٹر مل جاتا ہے, وہ یہ نہیں کہ اس کے پرسکرپشن اکثر لوگ ریکوائر کرتے ہیں. اچھا جی, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو ڈینگی ہوتا ہے اس میں بخار جو ہے وہ چڑھنا شروع ہوتا ہے, اور وہ بخار اترتا نہیں ہے. مثلاً ملیریا میں بخار کبھی کبھی بیچ میں اتر جاتا ہے اور پھر بعد میں چڑھتا ہے, ٹھیک ہے. اس کے اندر بخار اترتا ہی نہیں ہے, بڑا تیز بخار ہوتا ہے جس میں جسم کا ٹوٹنا بہت زیادہ ہوتا ہے. ملیریا میں جسم کا ٹوٹنا اتنا نہیں ہوتا, ملیریا میں ہیڈ ایک زیادہ ہوتی ہے اور ساتھ میں چلز ہوتے ہیں, یعنی کہ کانپ کے بخار چڑھتا ہے, لیکن اس میں اتنا کانپنا نہیں ہوتا ڈینگی کے اندر, ٹھیک ہے. دوسری چیز یہ جو ہے ایک بہت ٹیل ٹیل سائن جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں, ریٹرو بلبر پین جس کو ہم بولتے ہیں, وہ یہ ہوتی ہے کہ آنکھوں کے پیچھے درد ہونا. یہ ڈینگی کا ایک خاص جو ہے وہ ہے, اس کو کمر توڑ بخار کہتے ہیں نا. اس لیے نا کیونکہ ابھی ہم نے بات کی کہ جو اس میں آپ کو دردیں اور جو وہ فیل ہوتا ہے نا کہ آپ کے ایک ایک ہڈی ٹوٹ رہی ہے, وہ ملیریا میں آپ کو اس طرح سے ایک مچھر کے کاٹنے سے, ایک مچھر سے اللہ تعالیٰ سب کو بچائے تمام موذی چیزوں سے. بالکل صحیح. تو یہ ہوتا ہے. دوسرا یہ کہ اس کے اندر ریش بھی ہو سکتا ہے ڈینگی کے اندر نا, ایک چھوٹا سا جیسے ریش نہیں ہو جاتا, کیا اس کو اردو میں بولیں گے, ریش ہی بولیں گے, چھوٹے چھوٹے دانے نکل آتے ہیں اور ریڈ سا ہو جاتا ہے, جبکہ ملیریا میں ایسا کوئی چیز کھردری سی اسکن ہو جاتی ہے. ایگزیکٹلی, مطلب جیسے ہاتھ پھیرو گے تو اوپر سے فیل ہوں گے آپ کو چھوٹے چھوٹے دانے. اچھا, اس کے علاوہ جو ہے یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ڈینگی کے 2 سائنز میں نے آپ کو بتائے ہیں, ایک ریٹرو بلبر پین آنکھوں کے پیچھے درد ہونا, اور ایک ریش کا ہونا. یہ بہت واضح فرق ہے. اس کے بعد علاج پہ آ جاتے ہیں. علاج پہ آپ کو سب سے پہلے تو لیبز کرانی ہوتی ہیں. لیبز میں ملیریل پیراسائٹ جو ہے وہ پتہ لگ جاتا ہے, اور یہ ڈینگی جو ہے اس کا مین اٹیک پلیٹلیٹس پہ ہوتا ہے. بالکل صحیح. تو پھر پلیٹلیٹس ڈاؤن ہونی شروع ہو جاتی ہے. بالکل. اور ڈینگی کا جو ہے وہ فوراً آدھے گھنٹے میں رپورٹ آ جاتی ہے. ہاں بالکل, ڈینگی کی فوراً آ جاتی ہے تاکہ آپ الٹی سیدھی دوائیاں بھی نہ لیں. تو اس لیے فوراً اگر یہ ہے تو اس کا فوراً آپ کروا لیں ٹیسٹ. پلیٹلیٹس بہت ڈاؤن, اس کا اٹیک پلیٹلیٹس پہ ہوتا ہے. اگر پلیٹلیٹس کم ہوں تو پلیٹلیٹس کا کام ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں کلوٹنگ کرتا ہے. بالکل ٹھیک. اگر کہیں
कहीं से खून या ब्लीडिंग को रोकने के लिए अल्लाह ताला ने जो निज़ाम बनाए वो प्लेटलेट्स होती हैं। अगर प्लेटलेट्स कम हो जाए तो जगह जगह से अल्लाह ना करे ब्लीड हो सकता है। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब मैं क्विकली बात करते हुए ग्राउंड लेवल सवाल है, सिर्फ प्लेटलेट्स जो हैं फिर लगवाने भी तो पड़ते हैं एक सर्टन काउंट के बाद। बिल्कुल। तो वो कोई भी शख्स, जैसे हम ब्लड ग्रुप्स की बात करते हैं, कोई ए बी पॉजिटिव है तो खून ए बी पॉजिटिव वाला ए बी पॉजिटिव को, प्लेटलेट्स कोई भी हेल्दी शख्स दूसरे बिल्कुल बिल्कुल प्लेटलेट्स को ना उन्होंने आहिस्ता कह रही हूँ अलहदा से हार्नेस किया होता है। तो आप प्लेटलेट्स भी लगवा सकते हो, आप वाइट ब्लड सेल्स भी अलहदा से लगवा सकते हो। एक जमाना था पूरा ब्लड लगवाते थे, यानी उसका ग्रुप से कोई ताल्लुक नहीं कि ब्लड ग्रुप अगर किसी का डिफरेंट है। वो आप प्लेटलेट्स कुछ भी लगवा सकते हैं। और वो अगेन एवरीथिंग हैज टू बी डॉक्टर गाइडेड, कि डॉक्टर के थ्रू आप सारा कुछ, वो क्या डिसाइड करेगा वो ही आपको बता सकते हैं, ठीक है। और वो प्लेटलेट्स तब बारी आती है जब आपका बहुत नीचे काउंट गिर जाए तो प्लेटलेट्स लगवाने की नौबत भी आती है। बिल्कुल। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। अच्छा हाँ, मैंने आपको कहा था कि आइबुप्रोफेन टाइप चीज़ जो मलेरिया में हम बुखार उतारने के लिए लेते, वो आपने डेंगू के अगर कतई नहीं लेनी, खुद से कोई मेडिकेशन नहीं करनी। अगर डेंगू की रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाती, गो टू अ जनरल प्रैक्टिशनर एंड गेट योरसेल्फ। बिल्कुल सही। डाइट पे बात कर लें, अल्लाह ना करे किसी को डेंगू हो तो क्या डाइट पे क्यों ना बात करें कि आपने हाई प्रोटीन करनी है अपनी डाइट। यखनी का इस्तेमाल, इसके अलावा आपने खजूर और जो चीज़ें आपको ताकत देती रहती हैं। पपीता इज गुड, पपीता इज ऑल्सो गुड। वो तो फलों में आ जाता है ना। फल तो पपीता का तो आपको पता है, कई लोग उसके पत्तों का पानी भी पीते हैं डेंगू के अंदर। तो अक्सर लोग कहते हैं कि जी गलत है फलाएं। आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग रॉन्ग। अगर लोगों को फ़र्क पड़ा है तो आप उसको ट्राई कर सकते हैं, इसका साइंटिफिक एविडेंस कोई नहीं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर कहीं पे भी कोई फ़र्क पड़ जाए तो अक्सर लोग पपीतों का जो पत्तों का पानी है वो उबाल के साथ में एप्पल जूस डाल के वो पीते हैं। तो अगर वो आपको तवानाई दे रहा है और आयरन और बाकी चीज़ें दे रहा है तो ठीक है, लेकिन वो डॉक्टरी इलाज का नेमुल बदल नहीं है। दैट्स लाइक एन एडजंक्ट थेरेपी कि आप साथ साथ अपना हर्बल क्योर्स कर रहे हो, ठीक है। तो वो आप करते जाओ। और उसके अलावा डाइट का आपने पूछा, ड्राई फ्रूट थोड़ा थोड़ा करके, क्योंकि जो ड्राई फ्रूट होता है ना वो पैकेट्स ऑफ एनर्जी होते हैं। एक पूरा फ्रूट अगर ड्राई होकर छोटा सा हो गया तो उसके अंदर ऑब्वियसली मादनियात नहीं आते अच्छे तरीके से हो गई। इसी तरह जैसे अभी माजबीन बना रही हैं अंगूर का जूस, दैट इज़ वेरी गुड। अंगूर जो होता है ना उसके अंदर इतनी पोटेशियम मैग्नीशियम वगैरह होता है और इतनी ताकत होती है, सब बहिश्ती जो है फल, तो आप उसको बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं। और अंगूर को हम अक्सर इंगेज नहीं करते अपनी डाइट में, अपने सैलड्स में डालें, अपने जूसेस वगैरह में डालें, यूज इट मोर। कौन सा अंगूर ज्यादा मजे का नहीं इफेक्टिव है? मजे का तो मुझे सुंदरखानी लगता है, बड़े वाले इफेक्टिव कहते हैं कि जो काले वाला ज्यादा होता है, जिन लोगों को एनीमिया होता है, जिन लोगों का आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स कम हो, आयरन की कमी का शिकार हो, तो वो लोग ये ले सकते हैं। और ये इवन डेंगू में भी ले सकते हैं। उसकी वजह ये है कि ताकि आपके ब्लड के बाकी कंपोनेंट्स ऊपर हैं और अगर आपको आयरन की कमी है तो वो भी पूरी हो जाए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद हम आ जाते हैं कॉम्प्लिकेशंस की तरफ। जो मलेरिया है ना, मलेरिया की जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं उसमें ये होता है कि ये ब्रेन की तरफ जा सकता है, जिसको हम सेरेब्रल मलेरिया कहते हैं, विच इज़ वेरी डेंजरस एंड इट्स लाइफ थ्रेटनिंग, ठीक है। सो इसलिए मलेरिया को फ़ौरन क्योर करवाएं। इसकी दवाइयाँ बहुत सारी अब मार्केट में आ गई। एक ज़माना था कि मलेरिया बहुत उस तरह जानलेवा बुखार, लेकिन अब अल्लाह ताला जैसे जैसे बीमारियाँ आती है वैसे अल्लाह ताला क्योर्स भी हमें देते हैं, तो आप वो ले सकते हैं। दैट्स वेरी गुड। अच्छा, उसके बाद जो है डेंगू की कॉम्प्लिकेशंस होती हैं हेमोलिसिस। वो ये कि जगह जगह से ब्लीड होना, मसलन नाक है तो उधर से ब्लीड हो सकता है, आपके कहीं भी बॉडी में ब्लीड शुरू हो सकता है। 1 मिनट। हाँ, क्योंकि प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं। तो इसलिए ये इसकी कॉम्प्लिकेशन, इन दोनों को प्लीज़ टाइमली ट्रीट करवाएं, बहुत ज़रूरी है। अपने विटामिन डी, बी और सारी चीज़ें एट लेवल रखें। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। गो के ऑब्वियसली ये मुख्तसर नशिस्त होती है, लेकिन हमारी कोशिश ये रही कि इस सेगमेंट में आपको जो की पॉइंट्स हैं मेजर डेंगू और मलेरिया के हवाले से वो बता सकें। उम्मे लैला से इस सेगमेंट में इसलिए बात नहीं हो सकी क्योंकि टॉपिक ऐसा था कि वी वांटेड कि हम एक फ्लो में बात करें, लेकिन ये प्रोग्राम में हमारे साथ रहेंगे डॉक्टर साहब। लेकिन आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और ख़वातीनो-ज़ात गाना तो सुनवा दें इनका, कहे ना उम्मे लैला को, आप अनाउंसमेंट करें। ले जी नाजरीन, अब हम उम्मे लैला से दरख्वास्त करते हैं कि अपनी सुरीली आवाज़ के मोती बखेरें। मैं कहती हूँ ये पक्की होस्ट आ जाए बहुत सारी क्लैप में। जी
ख़वातीन हज़रात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क लाहौर सेंटर से। अल्हम्दुलिल्लाह वीकेंड एट होम की लाइव प्रोग्रामिंग आप देख रहे हैं। शेफ़ माजुबीन प्रोग्राम के आगाज़ से हमारे साथ मौजूद हैं, उम्मे लैला प्रोग्राम के आगाज़ से मौजूद हैं। गो के इनसे बात कम हुई, कम भी नहीं, बिल्कुल ही ना होने के बराबर हुई, लेकिन गाने ही इतने खूबसूरत गाती हैं कि वहाँ पे हम इनको ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा कोई ही। नाराज़गी तो नहीं ना? बिल्कुल भी नहीं। चलो दैट्स वेरी नाइस। जो चीज़ सुनने वाली थी वो आपने सुन ली। बिल्कुल ऐसे। और अभी हमने मज़ीद और बातें भी करनी है और परफॉर्मेंसेस भी आपकी ऑब्वियसली देखनी भी हैं और गाने भी सुनने प्रोग्राम में ख़वातीन हज़रात ब्रेक के बाद। और ख़वातीन हज़रात ये बड़ा ज़रूरी होता है कि इनफरादी सतह के ऊपर आप में इंसानियत की खिदमत करने का दर्द और दुख और एहसास और इतना शऊर बेदार हो कि अल्लाह ताला ने जो आपको जितनी भी ज़िंदगी दी है उसको बामानी अंदाज से गुजारिए और इस अंदाज से गुजारें कि दूसरों की ज़रूर मदद करने का जो जज्बा है वो अपने अरूज पे होना चाहिए। मेरी ये जो मेहमान शख्सियत है, ही इज़ अ किडनी स्पेशलिस्ट, किडनी डॉक्टर हैं, लेकिन सबसे बढ़कर इनका तारुफ ये है कि ये एक ऐसा इदारा चला रहे हैं, एक ऐसी फाउंडेशन चला रहे हैं जो, अगर मैं गलत नहीं हूँ, मेरी इस्लाह ये करेंगे कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में इनके सेंटर्स डायलिसिस के हवाले से जो हैं और जिस तरीके से डायलिसिस के इशूज़ को सॉल्व करने का इन्होंने ज़िम्मेदारी और गवर्नमेंट के जो पूरे के पूरा सेटअप है, उसके बाद प्राइवेट सेटअप में इनका इदारा जो है बहुत जाना माना जाता है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वकार अहमद नियाज़ साहब, जो कि फाउंडर हैं रहमान फाउंडेशन के। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। हाउ आर यू? रहमतुल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह फाइन। आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में तशरीफ़ लेके आए और बहुत सारे सवालात अभी उम्मे लैला भी आपसे ज़रूर, मैंने उम्मे लैला को भी कहा था कि ये भी ज़रूर सवालात करें। सर, एक तो किडनी के इशूज़ वक्त के साथ साथ देखने में आ रहा है, या हो सकता है मैं गलत हूँ, हमेशा से ये इशूज़ थे, लेकिन वक्त के साथ साथ किडनी के मसाइल में या बीमारियों में ज़्यादा इजाफा होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है जी। हमारा जैसे जैसे लिविंग स्टाइल ख़राब होता जा रहा है, हमारे सोने का टाइम, हमारा खाने का टाइम, हमारा लिविंग स्टाइल जिससे ख़राब हो रहा है, उसी तरह हमारे लोड आ रहा है हमारी बॉडी पे, हमारे लिवर पे, हमारे किडनी पे, हमारे स्टमक पे। तो अभी जो सर्वे हुआ है पाकिस्तान के अंदर कि 90% लोगों को पता नहीं चल रहा है जब उनके गुर्दे ख़त्म हो रहे हैं, जब वो डायलिसिस की तरफ जा रहे हैं, 90% लोगों को पता ही नहीं चल रहा। उसकी जो बड़ी वजह सामने आई है वो एक टेस्ट होता है RFT, ठीक है, जो मुझे भी करवाना है हर सूरत और आपको भी करवाना है और जो नाज़रीन प्रोग्राम देख रहे हैं सबको ही करवाना है। आम सा टेस्ट है, ब्लड से लिया जाता है, गुर्दों का जो टेस्ट होता है कोई 1000, 1500, 2000 का टेस्ट है। ये साल में एक दफ़ा ज़रूर करवाना है। मेरा इत्तेफाक हुआ UK में रहने का, तो इंग्लैंड में जो भी लोग रहते हैं वहाँ पे मस्ट हैं कि आपके टेस्ट ज़रूरी हैं। वहाँ के लोगों की ज़रूरत है, वहाँ के अवाम की ज़रूरत है, वहाँ गवर्नमेंट की ज़रूरत है। वो आपके टेस्ट मस्ट होते हैं, GP के पास जाना होता है कि शुगर कितनी जा रही है, हमारा लिवर का क्या फंक्शन है, हमारे गुर्दों का क्या फंक्शन है, हमारे और जो इलेक्ट्रोलाइट हैं, हमारे टेस्ट हैं करवाने चाहिए जो हमें सबको, वो करवा रहे होते हैं, हम नहीं करवा रहे होते। एक तो हर बड़ी वजह ये बन रही है। अगर हम बात करें कि गुर्दे जो हमारे इतना तेज़ी से ख़राब हो रहे हैं, बड़े बड़े लेजेंड चलेंगे दुनिया से, जा रहे हैं, अभी भी बड़ी तेज़ी से लोग इस तरफ जा रहे हैं, हमें अभी भी समझ नहीं आ रही। तो मेरे मकसद एक ही होता है यार, अवेयरनेस दी जाए, यार एक टेस्ट करवाना है हम सबको, वो हमें हर सूरत करवाना है। उससे होगा क्या, पता चल जाता है, बर वक्त पता चल जाता है कि इस टाइम क्या कंडीशन है। ठीक है, मिसाल देता हूँ, जो गुर्दे ख़राब होने की वजूहात है वो 10 हैं और इसकी अलामत भी 10 हैं। ठीक, जो 10 वजूहात है उसमें पहली बड़ी वजह है वो है शुगर का हाई रहना। ठीक, दूसरी बड़ी वजह है ब्लड प्रेशर का हाई रहना। तीसरी बड़ी वजह है प्रोटीन का आना यूरिन में, झाग का आना। हम चेक ही नहीं करवाते यार झाग कितनी आ रही है हमारे यूरिन में। इसी तरह और वजूहात में स्टोन्स का बार बार बनना है, पानी का कम इस्तेमाल करना है, हमारा सेल्फ मेडिकेशन, हमारी ताकत की मेडिसिन, कुश्ताजात, हमारी पेन किलर्स, हैवी किस्म के एंटीबायोटिक, फिर हम स्टीरॉइड्स हम कुछ ले रहे होते हैं, कुछ तो स्टीरॉइड्स ऐसे हैं जो डॉक्टर खुद कहते हैं वो लेने चाहिए, वो इलाज के तौर पे देते हैं। लेकिन अगर कोई गलत मेडिसिन है, गलत पेन किलर है, हैवी किस्म की मेडिसिन है, वो भी किडनी पे असर करती है। इसी तरह हम खाते हैं बहुत अच्छा है, खाबे हमारे बहुत अच्छे हैं, लाहौरियों के, पूरे पंजाब के, पाकिस्तान के लोगों के, हम खाते बहुत अच्छा है, लेकिन हम उसको बर्न नहीं करते। ट्रू बैठे रहते हैं, बर्न नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, वर्जिश नहीं करते, टॉक्सिन नहीं निकालते, पसीना नहीं लाते। एसियों का ज़माना है, ये बहुत लिविंग स्टाइल, सबसे एक बड़ी वजह ये बन रही है। और फिर हमारा टेस्ट है RFT टेस्ट, वो नहीं करवाते, वो हम सबको करवाना है ताकि बर वक्त पता चलता रहे। ये टेस्ट हमने फ्री कर दिया पूरे पाकिस्तान में। कोई शख्स ये कहे कि सर डॉक्टर साहब नज़र आए थे PTV पे, उन्होंने ऐलान किया था डायलिसिस तो हम फ्री कर ही रहे हैं पूरे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह। ये टेस्ट भी हमने फ्री कर दिया कि कोई PTV के लोग या कोई भी लोग देख रहे हैं जो प्रोग्राम,
وہ آ کے ہمارا سینٹر ہے فیصل آباد میں، سیالکوٹ میں، رحمان لاہور میں، فاؤنڈیشن کے نام سے۔ رحمان فاؤنڈیشن جہاں جہاں ہمارے سینٹر ہے، کراچی میں، کہاں پہ پاکستان میں کتنے علاقوں میں؟ پاکستان میں الحمدللہ 11 سینٹر اس ٹائم بنائے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور اس ٹائم لاہور میں ہمارا ہیڈ آفس ہے ماڈل ٹاؤن میں، پھر فیصل آباد، پھر سیالکوٹ، پھر پینسرا، پھر مانسیرا، ٹھیک ہے۔ کراچی، آپ کی جیلم۔ سروسز کیا ہیں فاؤنڈیشن ہم میں؟ نے ڈیلسیز، جو بھی شخص یہ کہہ دیتا آگے کہ ہم سر غریب مستق لوگ ہیں، سفید پوش لوگ ہیں، ہم ڈیلسیز فری نہیں کروا سکتے، ٹھیک، ہم کہتے ہیں اوکے یہ فارم ہے، یہ فارم لے لیں، ہم سے آگے ڈیلسیز فری کروائیں۔ کوئی 250 لوگوں کا روزانہ ہم ڈیلسیز کر رہے ہیں، 250 کا 250 لوگوں کا، ماشاءاللہ، بہت بڑی اماؤنٹ پہ خرچہ آ رہا ہے ہر ماہ، ایسا ہی ہے، ملینز کا، ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں۔ یہ پچھلے 22 سال سے خدمت کر رہے ہیں، گورنمنٹ کے بعد پاکستان کا لارجسٹ ادارہ ہے بالکل۔ اور اپنی نوعیت کا منفرد ادارہ ہے۔ ڈاکٹر صاحب لیکن ڈائلیسس کا تو بڑا خرچہ ہوتا ہے، آن ایوریج اگر آپ پرائیویٹلی کروائیں تو کتنا خرچہ ہوتا ہے اور کتنی دورانی کی یہ دیکھیں یہ ٹریٹمنٹ ہوتی ہے؟ مختلف پرائز ہیں، لاہور میں 7-8 ہزار روپیہ، 10,000 12,000، مختلف نام نہیں لینا چاہوں گا اداروں کے جو لے رہے ہیں۔ اسی طرح اسلام آباد میں سب سے مہنگا ہو رہا ہے، وہاں پہ کوئی 12 سے 16 ہزار کا ایک ڈیلسیز ہے، ہفتے میں 3 ڈیلسیز ہیں۔ اب غریب بندہ ہے، اس کا انجیکشن بھی لگنا ہے، میڈیسن بھی آنی ہے۔ کتنا عرصہ یہ چلتا ہے سر؟ یہ یہاں پہ 5 سے 10 سال بندہ پیشنٹ نکال جاتا ہے، 10 سے 15 سال بھی۔ میرا اتفاق ہوا یو کے میں رہنے کا، امریکہ میں رہنے کا، وہاں پہ میں جب رہا ہوں تو دیکھا وہاں پہ 20-20 سال سے ڈیلسیز ہو رہے ہیں، 30-30 سال سے ہو رہے ہیں، 35-35 سال سے ہو رہے ہیں ڈیلسیز لوگوں کے، اچھی لائف میں ہیں۔ ان کو پہلے ایجوکیٹ کیا جاتا ہے لوگوں کو کہ آپ نے گردوں کا مسئلہ آ رہا ہے، شوگر نے آپ کے گردے ڈیمیج کیے ہیں یا بلڈ پریشر نے یا اور وجوہات نے، آپ کو ڈیلسیز پہ جانا ہے تو کون سا ڈیلسیز کروانا آپ نے؟ ہومو کروانا ہے، پیراٹونیل کروانا ہے، پی ڈی کروانا ہے، گھر میں کروانا ہے، مشین جسم کے ساتھ لگ جائے، ٹھیک، وہاں مختلف ہوتے ہیں ڈیلسیز۔ اچھا اگر ایک بار آپ ڈائلیسس پہ لگ جائیں تو کیا آپ ختم بھی ہو جاتا ہے ڈائلیسس کا سے علاج یا بس پھر آن گوئنگ ایک دفعہ ہو گیا تو بس؟ بیسیکلی ساری زندگی کروانے ہوتے ہیں ڈیلسیز فار لائف، جب تک قبر کی دیواروں سے پہلے اکثر ہم یہ بات کہتے ہیں، مجبوراً کروانے ہوتے ہیں، ہم بھی کرتے ہیں، ہم بھی کر رہے ہیں پچھلے 22 سال سے، لیکن چانس ہوتا ہے شروع میں اگر کیس ایکیوٹ ہے، کرونک میں نہیں گیا اور 2-4 ڈیلسیز اس کے ہوئے ہیں، 6 ہوئے ہیں، 8ویں سے پہلے 12ویں سے پہلے میں نے دیکھا ہے ڈیلسی رک بھی جاتے ہیں، بے شمار لوگوں کے ڈیلسی رک جاتے ہیں، شروع میں ہی ہوتے ہیں، شروع میں کروائیں، کوئی ایکیوٹ کیس ہے، کوئی ڈیلیوری کیسز ہو گیا، کوئی بلڈ پریشر ایک دم ہائی ہو گیا، کڈنی پہ اثر آ گیا، 2-4 ڈیلسیز کرائے تو پیشنٹ اسٹیبل ہو جاتا ہے، ریکور کر جاتا ہے۔ لیکن کچھ کیسز ہوتے ہیں کرونک کے اندر، جیسے شوگر والے پیشنٹ ہیں، ان کے ڈیلسیز، ان کے نیفرونز آہستہ آہستہ ڈیمیج ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ پھر ان کو ڈیلسیز پہ جب جاتے ہیں تو پھر کروانے پڑتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اگر شروع میں پیشنٹ آ جائے اور اس کو پتہ لگ جائے تو وہاں پہ 4-5 ڈیلسی کروا کے سٹے کرنا چاہیے۔ بالکل صحیح۔ ام لیلا آپ یور سائیکالوجسٹ ایز ویل، ہیلدی مائنڈ سیٹ اور پازیٹیوٹی کتنا ضروری ہے انسان کے؟ دیکھیں ہر بیماری سے پہلے آپ جو ہے اگر آپ کا مائنڈ سیٹ بہت زیادہ پازیٹیو ہے، آپ زندگی کی حقیقت کو سمجھتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ویلیو کرتے ہیں، اپنی باڈی کو ویلیو کرتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے اچھا جو ہے آپ کا مائنڈ سیٹ ہو، تو پھر آپ چیزوں کو سمجھتے ہیں، پھر آپ اپنی کیئر بھی کریں گے، آپ اچھی غذا استعمال کریں گے، آپ خوش رہیں گے، لوگوں کو خوش رہنے دیں گے۔ اگر آپ اپنی پرواہ نہیں کریں گے تو پھر آپ انیشیلی اپنے آپ کو جو ہے وہ اذیت میں ڈالیں گے اور جس سے آپ کا جو میٹابولزم ہے وہ خراب ہوگا، آپ کی جو باڈی کے جو پارٹس ہیں جو وہ خراب ہوں گے۔ اور پازیٹیو سوچ والے، قطع کلامی کی معافی، پازیٹیو سوچ والے لوگوں میں ول پاور بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جی، آپٹیمزم جو ہے وہ ہر مسائل کو پریونٹ کر سکتی ہیں۔ اگر آپ اچھا سوچتے ہیں، ہر چیز کا اچھا پہلو، جیسے گلاس ہے، اگر آپ اس کو دیکھیں وہ بھرا ہوا ہے، آپ یہ دیکھیں کہ آدھا بھرا ہوا ہے، آپ اس کو یہ نہ دیکھیں کہ وہ آدھا خالی ہے۔ اسی طرح آپ زندگی کے مختلف پہلوؤں میں جو ہے وہ اس میں سے پازیٹیو سائنس نکالنے کی کوشش کریں تو پھر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی کو آپ جو ہے وہ اگنور کریں گے اور وہ آپ کو افیکٹ نہیں کریں گے۔ بالکل صحیح، آئی ٹوٹلی ایگری۔ جی سر۔ یہ بالکل ایسے ہی میرا اتفاق ہوا ہے جی، یو کے میں یہ کچھ کلاسز لینے کا مائنڈ پاور کی، میرے استاد ہیں برائن ٹریسی، ٹام مکارتھی، اینتھنی روبن، پروفیسر موئز صاحب، میں نے یہی چیزیں سیکھی ہیں، پازیٹیوٹی۔ جب آپ اور گول بنانا سیکھا میں نے، ٹارگٹ بنانا سیکھا لائف کے اندر۔ یہ میرے گول ہیں کہ میں نے 100 سینٹر بنانے ہیں پاکستان کے اندر انشاءاللہ، اللہ نے چاہا، اور فری بنانے ہیں۔ یہ میرے گول ہیں، میرے ٹارگٹ ہے، میرا فوکس ہے، میرا بلیو ہے، یہ میں نے لکھ کے لگائے ہوئے ہیں گھر میں۔ اور یہ اللہ کی مدد آ رہی ہوتی ہے کہ مجھے لوگ خود آگے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ ڈیلسیز سینٹر ہمارے علاقے میں بنائیں جی۔ عامر خان باکسر ہیں انگلینڈ میں، وہ انہوں نے مجھے اپنے والدہ کے نام سے سینٹر میں نے بنایا ہے اسرائیل امیر میں۔ اس کو کیسے پتہ چل گیا کہ میرا گول ہے؟ میں نے لکھا ہوا ہے، میں پازیٹیو رہتا ہوں ہمیشہ۔ میں لوگ آتے ہیں بڑی پریشانی میں آتے ہیں، جب ڈیلسیز کے لوگ آتے ہیں پریشانی میں، مختلف، میں پورے پاکستان کے اندر بیٹھ رہا ہوں، خود خدمت کر رہا ہوں، جاتا ہوں، لیکن اتنی ٹینشن میں ہوتے ہیں، میں ان کو 1-2 لفظ ایسے بول دیتا ہوں جس سے ان کے اندر پازیٹیوٹی آ جاتی ہے۔ میں جب یہ کہتا ہوں نا کہ آپ نے اگلی دفعہ آنا ہے تو ایک مٹھائی کا ڈبہ لے کے آنا ہے چھوٹا سا،
اب بلیو کریں کہ انرجی آ جاتی ہے اس میں، اورا بن جاتا ہے، ایسا ہی پیشنٹ ذہنی طور پہ بہتر فیل کرتا ہے کہ یار میں اگلی 15 دن بعد آؤں گا تو بہتر ہو کے آؤں گا، اور ایسا ہی ہوتا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. سر میں ضرور یہ بات کرتے ہوئے آپ لوگوں کی ادارے کی فنڈنگ کیسے ہوتی ہے؟ ڈونیشنز ہوتی ہیں کس دیکھیے طریقے؟ باہر میں نے چیریٹی رجسٹر کرائی ہے اور ماشاءاللہ باہر سے بھی فنڈنگ ہے. میرے ساتھ اچھے لوگ جڑے ہوئے ہیں، چند ایک نام ہیں جن کی وجہ سے ادارہ چل رہا ہے. وہ جنرل عوام بھی کر سکتی ہے فنڈنگ کے؟ نہیں سر کر سکتی ہے. جو دیکھیں ہم فری ڈیلسز کر رہے ہیں ملینز کے، ہاں، اور آپ لوگ جو مخیر حضرات ہیں وہ آئیں، دیکھیں ادارے کو، دیکھیں، وزٹ کریں. ہمارا یہ اللہ کے نام سے ادارہ ہے، بیسیکلی میں نے اپنے نام سے نہیں بنایا، رحمان کے نام سے بنایا. تو اس کی برکت کی بنا پہ ہی اتنا بڑا کام ہوتا جا رہا ہے کہ ڈیلسس سینٹر لارجسٹ ادارہ بن گیا ہے، اور ایک بہت بڑا خدمت ہو رہی ہے. فری ڈیلسز ہو رہے ہیں، لوگوں کی دعائیں مل رہی ہیں. 250 لوگ ہمیں ہاتھ اٹھا کے دعائیں دے رہا ہوتا ہے جن سے ہم کچھ نہیں لے رہے ہوتے اور ہم فری کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ آگے چل رہا ہے سسٹم، آگے اور چلنے والا ہے. اس 100 سینٹر بننے والے ہیں. تو مخیر حضرات آئیں ضرور. ابھی قرار الحسن نے ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں، اپنی والدہ کے نام سے کراچی میں انہوں نے سیکنڈ شفٹ لگائی ہے. اسی طرح اور لوگ ہیں جو جڑتے جا رہے ہیں ہمارے ساتھ. تو ہم تو کہتے ہیں سیکنڈ شفٹ لگائیں ہمارے ساتھ. ہمارے سینٹر بنے ہوئے ہیں، آپ اس کے ساتھ شامل ہو جائیں، اپنی والدہ یا والد یا اپنے نام سے بنائیں تاکہ یہ کارواں چلتا رہے، لوگوں کا بھلا ہوتا رہے. بالکل صحیح. سب بہت سارے ایسے واقعات ہوں گے، کیسز آپ نے وٹنس کیے ہوں گے، کوئی ہارٹ ٹچنگ، دل کے قریب ایسا کوئی کیس ہو بغیر کسی کا نام لیے جس نے آپ کو انسپائر کیا؟ مجھے بڑا ایک بندے کو ڈیتھ کا بتا دیا گیا، کینسر کا پیشنٹ تھا، باہر اس کے پاس بڑا پیسہ تھا. وہ میرے پاس آیا، ڈاکٹر صاحب پیسہ کتنا چاہیے آپ کو؟ میں نے چلے جانا دنیا سے. مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کیا کہنا چاہ رہا ہے. خیر بعد میں پتہ چلا کہ ڈاکٹروں نے جواب دے دیا کینسر کے پیشنٹ کہ آپ نے اس ڈیٹ کو دنیا سے چلے جانا ہے. اب بلیو کریں گے انہوں نے خیر ہمیں 4 مشینیں ڈونیٹ کی اور بھی کچھ اے سی وغیرہ یہ چیزیں. اس نے جس دن کہا تھا اسی دن اس بیچارے کی ڈیتھ ہو گئی. میں نے اسے بولا یار کچھ نہیں ہوتا، تم نے اتنے اداروں کو، کسی کو ایمبولینس دے دی، کسی کو کچھ دے دیا، ہمیں بھی مشینیں دے دی، اب بڑی دعائیں ہوں گی، آپ جاتے نہیں ہیں. اس کے لفظ مجھے نا کانپ جاتا ہوں میں اس کی بات سن کے. وہ کہتا ہے ڈاکٹر صاحب اصل میں نا یہ دونوں اکٹھے ہو گئے ہیں، دونوں اکٹھے ہو گئے. میں نے کہا کیا مطلب؟ کہتا ہے سر یہ دماغ اور یہ دل دونوں اکٹھے ایک ہی بات کہہ رہے ہیں. دل بھی یہی کہہ رہا ہے کہ تم نے 16 اگست کو چلے جانا ہے، اور دماغ بھی یہی کہہ رہا ہے. آپ بلیو کریں گے اس کی بیوی نے، اب واپس امریکہ ہوتے تھے، وہاں سے آئے، پھر انہوں نے اوپننگ کی. اس بندے کی ڈیتھ ہو گئی اسی دن. لیکن وہ بندہ جب بات کرتا تھا نا، اس کو پتا تھا، کنفرم تھا کہ میں نے چلے جانا ہے. ایسے لوگوں کو ملنا چاہیے. ہم ایسے لوگوں کو ملتے نہیں ہیں. وہ جیل میں ہوتے ہیں جن کو پھانسی کا حکم ہوتا ہے، یا وہ کینسر کے لوگ ہوتے ہیں جن کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے چلے جانا ہے. اصل میں ہمیں یہ یقین نہیں کہ ہم نے کب چلے جانا ہے. اس بندے کو یقین تھا کہ میں نے کب چلے جانا ہے. اس کی باڈی لینگویج اور تھی، اس کا بات کرنے کا سٹائل کچھ اور تھا. صحیح. ایسے لوگوں کو ملا جائے اور ہمیں یہ پتا چل جائے کہ ہم نے چلے جانا ہے. اور زندگی کی حقیقت کیا ہے یہ بہت ضروری ہے جاننا. ام لیلا، بامانی زندگی نا یوں آپ پڑھائی میں بھی ماشاءاللہ سے یور اے سائیکالوجسٹ ایز ویل، کتنا شعور بیدار ہوتا ہے جب آپ پڑھائی اپنی مکمل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ یو بینگ اے سائیکالوجسٹ تو مائنڈ سیٹ کا پازیٹیو ہونے کی جو ہم بات کر رہے تھے پروگرام کے آغاز سے. دیکھیے بینگ اے سائیکالوجسٹ سے زیادہ میں بات کروں گی کہ اگر ہم شعور کی بات کریں تو ہمارے معاشرے میں بینگ اے وومن، بینگ اے لیڈی، جیسے کہ آپ ہیں، میں ہوں، ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی تعلیم جو ہے وہ مکمل کریں اور اچھے طریقے سے مکمل کریں، اچھی فیلڈز میں جو ہے وہ ہم اب تعلیم حاصل کریں. جو آج کل کی ہماری جو ہے وہ نیو فیلڈز آ رہی ہیں، جیسے IT ہے، سائیکالوجی بھی ہے، وہ ابھی آہستہ آہستہ لوگوں کے اندر اس کا شعور جو ہے وہ بیدار ہو رہا ہے. اور باقی فیلڈز ہیں تو بہت زیادہ ضروری ہے تاکہ جو ہے زندگی کو اچھے طریقے سے گزارا جا سکے. ہم جو ہے وہ لوگوں کے لیے بھی ہم جو ہے وہ فائدہ مند ہماری ذات ہو، اور اپنے لیے بھی ہم احسن طریقے سے جو ہے وہ اپنی زندگی کو لے کر چل سکیں، اپنی آنے والی نسلوں کی اچھی تربیت کر سکیں. اور یہ جو ہو سکتا ہے صرف ہیلدی مائنڈ سیٹ کے ہی تھرو. اگر آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ ہیلدی ہے، آپ کی سوچ ہیلدی ہے، آپ جو ہے وہ چیزوں کو اچھے طریقے سے جو ہے وہ سوچتے ہیں، اور آپ کی جو ہے وہ نیگیٹیوٹی جو ہے اس سے آپ دور رہتے ہیں. بالکل صحیح. جی بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتے ہوئے تھینک یو سو مچ. اور جی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ بس اس میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا کہ اگر کسی شخص کو بھی متلی ہو رہی ہو، دل خراب ہو رہا ہو اور اس کی متلی ٹھیک نہ ہو رہی ہو، وہ سمجھ جائے خدا نخواستہ ہم معدے کا علاج کر رہے ہوتے ہیں، جگر کا اور طرف جا رہے ہوتے ہیں، تب اس کو لازماً اپنا ایک ٹیسٹ کروانا چاہیے گردوں کا. اصل میں یہ متلی کی بہت بڑی وجہ متلی ہو، یا رات کو نیند کا نہ آئے اور تکیے 2 رکھنے پڑیں، اور گھبراہٹ ہو، بے چینی ہو، یہ ساری علامتیں گردوں کی ہیں. بالکل ٹھیک. جیسے میں نے پہلے ذکر کیا کہ 90% لوگوں کو پتہ نہیں چلتا جب ان کے گردے ختم ہو رہے ہیں پاکستان کے اندر. بالکل ایسا ہی تو ہم ایسی جب علامتیں ہیں، جب گردے ختم ہوتے ہیں تو کبھی گردوں میں درد نہیں ہوتی. ٹھیک. تو یہ علامتیں ہی ہوتی ہیں، سمٹم ہوتے ہیں، متلی، سانس پھولنا، کمزوری، گھبراہٹ اور بھوکا نہ لگنا، نیند کا نہ، 10 علامتیں ہیں.
تو اس علامتوں کو مد نظر رکھ کے ہم اپنے گردوں کے ٹیسٹ ضرور کروانے چاہیے تاکہ ہمیں بر وقت پتہ چلتا رہے کہ ہماری کیا پوزیشن ہے. کہ میں نے پراٹھا کھانا ہے, جو ویکنس ہو رہی ہے پراٹھا کھانے سے مجھے زیادہ نقصان ہے گوشت کھانے سے, تو میں کیوں نہ اپنا خیال کروں. بالکل صحیح ڈاکٹر صاحب, تھینک یو سو مچ. اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کی نیک کام اور کاوش میں اور کامیابیاں عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ جی. خواتین نوزاد بات چیت کا سلسلہ جاری. شیف ماجبین سے اگلے سیگمنٹ میں بات ہوگی, لیکن اس وقت ہمیں لیلا کی آواز میں خوبصورت سا گانا اور ایک امیزنگ پرفارمنس آ جائے گا. بہت ساری کلیپ میں. اور جی ویلکم بیک ونس اگین. خواتین نوزاد, ہم آپ کو بریک کے بعد خوش آمدید کہتے ہیں. اور بریک میں یہ میں آن ایئر کہہ رہی ہوں, مجھے بہت شدید بھوک لگی تھی, جو کہ ویسے مجھے کبھی کم ہی اس ٹائم پہ لگتی ہے. تو ماجبین نے جو چاول بنائے ہیں وہ اتنے کمال ہیں کہ پلیز سارے کلیپ کر لیں, کیونکہ مجھے اتنا سکون ملا ہے کہ اتنا مزیدار نمک مرچ اینڈ ایوری تھنگ. آپ کہیں گے یہ پہلے نہیں چکھتی, نہیں, میں کم ہی کھانا اس ٹائم پہ کھاتی ہوں, لیکن مجھے بھوک آج شدید لگی ہوئی تھی. اینڈ اٹ واز امیزنگ. ماجبین جیتی رہیے, خوش رہیے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. اچھا جی, آئی ایم سپر ایکسائٹیڈ اس لیے کیونکہ آپ کو معلوم ہے فٹنس اور فٹنس کے بارے میں بات کرنا اور پھر اسکن کا خیال رکھنا اور میک اپ, بالخصوص لڑکیوں کی ہم بات کریں یا بچیوں کی بات کریں, خواتین کی بات کریں, تو بیوٹی اینڈ فٹنس دے گو سائڈ بائی سائڈ. تو میری جو دو مہمان شخصیات ہیں, آئی ایم ویری ایکسائٹیڈ اینڈ ہیپی بیکاز بہت سارے سوالات ایسے ہیں جو میں لیلا بھی کرنا چاہیں گی جو پروگرام کے آغاز سے ہمارے ساتھ موجود ہے. میری پہلی مہمان شخصیت جو ہے, شی از اے میک اپ آرٹسٹ اور اسکن کے حوالے سے بہت عمدہ جو ہے ٹپس وہ دیتی ہیں. سو آئی ایم شیور یو کین آل ریلیٹ ود آل دوز ٹپس ایز ویل. ہمارے ساتھ موجود ہیں انیلا کھوکھر. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو, کیسی ہیں؟ آئی ایم فائن, آپ بتائیں. تھینک یو سو مچ, آپ کا شکریہ بہت بہت. اچھا جی, سامنے موجود ہے. میں ہنس رہی تھی, میں نے ان کو کہا کہ کچھ ٹپس تو میں ان سے لوں گی بیٹھ کے, کیونکہ خود جو جم میں 1.5 ہفتے سے نہیں گئی ہوں, تو وہ جو دماغ ہے نا, اگر آپ جم جو لوگ کرتے ہیں ریگولر, اگر 1.5 ہفتے سے آپ نہ جائیں تو پھر وہ لوگ ریلیٹ کر سکتے ہیں کہ آپ کا جو ہے نا کیا حساب کتاب دماغ کا چل رہا تھا. بٹ جب ہم بات کرتے ہیں ریمان عباس کی, تو ریمان عباس صاحب از دا وائس پریزیڈنٹ آف پاکستان باڈی بلڈنگ فیڈریشن اینڈ ہولسٹک ویلنس کوچ ہیں, اور آپ کو بہتر طریقے سے زندگی کو پراپر طریقے سے کس طرح گزارا جا سکتا ہے وہ ٹپس آپ کو دے سکتے ہیں. سو ہمارے ساتھ موجود ہیں ریمان عباس. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہاؤ آر یو؟ الحمدللہ, آئی ایم گڈ. آئی ایم ایکسائٹیڈ کہ ٹھیک ہے یہاں پہ ہیلتھ کی بات ہو, آپ بھی کر رہی ہو, تو آبویسلی وہ چارمنگ اور باڈی لینگویج چینج ہو جاتی ہے. تھینک یو سو مچ. بڑے لوگ یہ کہتے ہیں, میں لیلا بھی ہنستی ہے, ہمارے یہاں یہ بڑا رحمان ایک انفارچونیٹلی ایک یہ ٹرینڈ ہے کہ اوزیمپک کا ٹیکا لگا لیا پتلا ہونے کے لیے, اور دیٹ از سم تھنگ جو مجھے لگتا ہے زندگی کا ایسا شارٹ کٹ ہے کہ اس میں وہ چام اور مزہ ہی نہیں ہے. دیکھیں میری بات سنیں, پہلی بات تو یہ کہ یونیورسل ایک لا ہے, آپ نے ورک آؤٹ کرنا ہے. دوسری بات یہ کہ آئی ہیٹ دوز پیپل کہ وہ جو کہتے ہیں جی آپ یہ کھا لیں, آپ کو جم جانے کی ضرورت نہیں, آپ یہ لگا لیں, آپ کو جم جانے کی ضرورت نہیں. زندگی کے 2 حصے میں دے چکا ہوں اور اسٹل ورکنگ اس پہ, اور لوگوں کو موڈیفائی کر رہا ہوں کہ پلیز ایسا مت کرو. اپنی زندگی کے ڈیکیڈز آپ شارٹ کیوں کر رہے ہو؟ صرف یہ کہ آپ کو پسینہ نہ بہانا پڑے, آپ کو محنت نہ کرنی پڑے. چلیں میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. ہمارے ہمسائے ملک میں اتنے بلینئرز ہیں, کیا وہ پیسہ لگا کے شارٹ کٹ وے نہیں لے سکتے؟ ٹرو. تو ہم میں کون سی ایسی اندر سے وہ فیلنگ آتی ہے کہ وہ ایسا کر لیں؟ ریسنٹلی میں نے بہت بینڈ بجائی ہے سوشل میڈیا پہ ان 2 چیزوں کی انجیکشنز جو ہیں, تو مجھے ایک کمپنی سے آیا, آپ ہماری ہی بینڈ بجا رہے ہیں, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں سارا کچھ. میں نے کہا میں ایک پازیٹیو میسیج ایک فارورڈ کر رہا ہوں کہ لوگوں کی زندگی بچانے کا, میں لائف سیور, تو میں نے نہیں کرنا تو کس نے کرنا ہے. تو اچھا آپ امیجن کریں کہ اس کے سائیڈ ایفیکٹس شروع ہو چکے ہیں. ایسا ہی ہے, وہ نظر آ رہا ہے, سارے بتا رہے ہیں. کمپنی جس نے بنایا اس نے بولا ہم نے یہ میڈیسن پیشنٹس کے لیے بنائی, نہ کہ ویٹ لاس کے. آئی ایگری. اور سب سے زیادہ جو اس کے نقصانات یہ ہے کہ اگر آپ نے لگا لیا, فار ایگزامپل میں نے لگا لیا, ہو گیا ٹارگٹ, نہ تو آپ کا مسل میس, آپ کی پہلی بات تو بھوک ختم ہو جاتی ہے, آپ ایک فوڈ پہ آ جاؤ گے, وہ بھی بہت کم. دوسری بات یہ کہ اگر فار ایگزامپل میرا مسل میس بونس کم ہو گئی ہیں, یہ دوبارہ گرو نہیں ہوں گی. اور سب سے زیادہ جو ہمسایہ ملک سے کیسز نکلے ہیں وہ بلائنڈنس کے, آپ کے جو آئی افیکٹ ہو رہی ہے. کہ اچھا نارملی ہوتا ہے کہ چلو میں ایج میں زیادہ ہو رہا ہوں, آئی کلوز جو ہے وہ ویک ہو رہی ہے, تو چلو اس کی ٹریٹمنٹ ہے. اس کی ٹریٹمنٹ نہیں ہے. آپ ایک دفعہ آگے بڑھ چکے ہو تو آپ
बैक नहीं आ बिल्कुल सही। रिलेटेड इश्यूज भी हाँ, हो रहे हैं। बहुत सारे, और कोई भी चीज़ ख़वातीन साथ कहने का मकसद ये, कोई भी चीज़ ज़िंदगी में शॉर्टकट के ज़रिए अगर आप अपनाएंगे तो उसका लॉन्ग टर्म पॉजिटिव इफेक्ट नहीं रहता। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अनिला, स्किन के बारे में भी अगर हम बात करें और मेकअप के बारे में भी बात करें, इसमें भी यही होता है कि स्किन के ऊपर एक्सपेरिमेंट नहीं आपको करना चाहिए। जो चीज़ हो सकता है आपको सूट कर रही हो, आपकी स्किन टाइप के हिसाब से हो सकता है वो मुझे सूट ना करे। एग्जैक्टली। अच्छा, कुछ ना हम मेकअप वगैरह के केयर में अगर आते हैं ना, तो मेकअप हम अप्लाई तो कर लेते हैं, उसको रिमूव ही नहीं करते। अब देखिए हम वैसे ही सो जाते हैं, हम उसको रिमूव कर ही नहीं करते ही नहीं है ना। लोग सोते हैं इस सोते हैं तरह बगैर लोग मेकअप रिमूव किए। आप नहीं सीटीएम कर सकते, आप नहीं क्लिनजिंग टॉनिंग मॉइस्चराइजर कर सकते, आप एक वेट टिश्यू रख लें, उससे रिमूव करके आप एटलीस्ट सो जाएं। बिल्कुल सही। तो काइंड आपकी स्किन यंग रहेगी, ऐसी जो टाइम आपकी सेफ भी रहेगी, यंग भी रहेगी। लेकिन मेकअप को आप नहीं रिमूव करेंगे। अक्सर ऐसा होता है, हम कहते हैं यार ये बेस तुम्हें सूट कर रही है, ये मुझे बता दो। ऐसा नहीं होता। सब स्किन की हर टोन वगैरह अलग होती है, और बेस और कॉम्पैक्ट पाउडर चेंज होते हैं इनके। आप ये नहीं कह सकते कि ये वाली अगर तुम्हें सूट करेगी ये मुझे भी सूट करेगी। किसी की ऑयली स्किन है, किसी की कम्बिनेशन है, किसी की ड्राई है, तो इसी तरह एक्नी वाली स्किन है, स्कार्स वाली है, तो सबकी अलग अलग टोन है और अलग अलग ही फाउंडेशन। बिल्कुल। उमिला, आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगी? आप मुझे ये बताइएगा कि जो एक्नी प्रॉन स्किन होती है, एक्नी प्रॉन स्किन, उसका जो मेकअप है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, उसको कवर करना भी जो है वो एक चैलेंज होता है। जी। तो आप मेकअप के थ्रू जब आपके पास कस्टमर्स आते हैं ऐसी स्किन के साथ, तो आप उनको क्या रेकमेंड करती हैं और आप उनकी स्किन को कवर कैसे करती हैं कि वो सेफ भी रहे, कोई इरिटेशन भी ना हो और उसके कोई जो है वो कॉन्सिक्वेंसेस भी ना हो? ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम उसको कहते हैं हम टेक्सचर नहीं चेंज कर सकते। ठीक है। मैं उसको हाइड कर सकती हूँ, मैं टेक्सचर आपकी स्किन का चेंज नहीं कर सकती। हाँ, जैसे पिंपल्स वाले हैं, मेरे फेस पे रेड पिंपल्स हैं, तो मैं उसको क्या करूँगी, ग्रीन कंसीलर अप्लाई करूँगी ताकि मेरे वो निशान जो उनसे हैं वो मेरी स्किन न्यूट्रलाइज हो जाए, और उसके बाद जो उनसी है मैं डार्क बेस लेके अप्लाई करूँगी, वो मेरी जो स्किन पे रेड पिगमेंट है या रेड निशान है वो हाइड हो जाएंगे पिंपल्स के। और जो है ये स्कार्स आपकी बात करी हैं, आजकल ना एक मतलब पहले तो नहीं था इतनी अवेयरनेस ना, अब पुटिंग प्राइमर है, ऐसा ही है। आप वो अप्लाई करेंगे तो आपकी स्किन पे जो स्कार्स हैं ये हाइड हो जाते हैं। ठीक है। ठीक है, और आपकी एक फ्लोरेस अच्छी स्किन लगना शुरू हो जाती है ना। तो आप इसी तरह कर सकते हैं, जैसे डार्क सर्कल है, आप घर में अक्सर मतलब मेकअप खवातीन करती हैं और उनका मेकअप या तो ग्रे में चला जाता है या तो डार्क सर्कल और पिंपल। जी ऐसे ही है। तो वो एक तो बेस क्रैक होने का ये है कि आप अपनी फाउंडेशन अपनी स्किन के लिहाज से नहीं लेते, या टू मच आप उसको केकी कर लेते हैं। अगर किसी की ऑयली है तो इतना कॉम्पैक्ट पाउडर लगा लेते हैं कि वो केकी होके क्रैक आना शुरू हो जाते हैं, और ड्राई स्किन के लिए ड्राई फाउंडेशन यूज कर लेते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल सही। तो आपको अपनी स्किन के हिसाब से खवातीनों साथ बेस को सिलेक्ट करना चाहिए। खुदारा प्लीज, मेकअप को रिमूव करना फौरन बहुत ज़रूरी है। मेकअप रिमूव किए बगैर आप सोना या आराम करना एक गुनाह है जो आप कर रहे हैं अपनी स्किन के साथ। वो स्किन चीख के से बोली, क्योंकि मुझे अक्सर लोग पूछते हैं, मैं आपको ये बता रही हूँ 10 मिनट की एक रिजीम है मेरी मेकअप रिमूव करने की, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो मैं 10 मिनट अपनी स्किन को देती ही देती हूँ, और अल्लाह का करोड़ों बार शुक्र है कि फिर आप बहुत सारी और प्रॉब्लम से स्किन के बच जाते हैं। अच्छा, नाउ रहमान, बहुत सारे क्विक क्वेश्चंस के साथ क्विक आंसर, लॉट ऑफ। ऑलराइट, नाउ अगर आपने जिम जाना है, हेल्दी लाइफस्टाइल ऑब्वियसली करना है, शुरू में कितना स्टार्ट एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी वेट ट्रेनिंग होनी चाहिए, कितनी कार्डियो होनी चाहिए? पहली बात तो ये कि एकदम से आप बहुत ज़्यादा, आप ये नहीं कि जिम के पैसे दे दिए तो बस जी आप पूरे कर देंगे एक महीने में। आप 5 to 10 मिनट्स आप कार्डियो कर सकते हो, उसके बाद 15 मिनट आप बॉडी वेट ट्रेनिंग आपने करनी है। डायरेक्ट जाके ये नहीं करना कि मैंने अच्छा हाई फाई जिम कर लिया तो मैंने बस आप पैसे पूरे करने एक माह बाद, ऐसा नहीं होता। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं है कि आप एकदम से जाएंगे। सो स्लोली ग्रेजुअली और परमानेंट इसका रिजल्ट है। बिल्कुल सही। डाइट, और हम ये जानते भी हैं कि 70% इज़ डाइट, 30% इज़ एक्सरसाइज। हमारे यहाँ ये होता है कि एक्सरसाइज कर करके साथ आप डाइट का भी नहीं ख्याल रख रहे, लेकिन आपने फिट इस तरह होना है कि आपकी शक्ल या बाल ना मुरझाएं, चाहे मर्दों के केस में भी हो या खवातीन के केस में भी। तो डाइट क्या लेनी चाहिए अगर आप साथ साथ जिम स्टार्ट कर रहे हैं? पहली बात तो मुझे ये यहाँ से बहुत ज़्यादा खुशबू आ रही है, तो फीलिंग स्टार्ट हो रही है ना, आपको करते हैं सब अभी थोड़ी देर में। तो डाइट देखें, डाइट आपकी बॉडी में फ्यूल जाता है, फ्यूल अच्छा जाना चाहिए, चाहे जो भी है। अगर आज इस वक्त तक मैं काम कर रहा हूँ या स्क्रीन पे हूँ या लोगों को अवेयरनेस दे रहा हूँ, हमारी बॉडी के साथ साथ हमारी स्किन की उसको भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। अभी ये बात कर रही थी, आप इमेजिन करें मैं भी ख्याल रखता हूँ
तो मोस्टली जो फिटनेस इन्फ्लुएंसर्स हैं उनकी स्किन अच्छी नहीं होती, ट्रू ट्रू। उनके बाल अच्छे नहीं होते, उनकी स्किन अच्छी नहीं होती। तो मेरा उनको ये भी मैसेज है, प्लीज़ अपनी स्किन का भी, बालों का भी ख्याल रखें, क्योंकि आप लोगों के आइडियल होते हैं, आप फिटनेस को प्रेजेंट कर रहे होते हैं, तो आप किसी को मैसेज फॉरवर्ड करते हैं तो इस चीज़ का भी ख्याल रखें। डाइट आपके लिए 80% इंपॉर्टेंट है, ये सबको पता है, लेकिन फॉलो कोई नहीं करता है। कोई भी कैफ़े दे के मुश्किल बहुत है ना अपने आप ये को ये है ना, यही है ना। यहाँ पे आके ना सारी बात खत्म हो यही जाती है। तो, ये ऐसे लोग हैं, ऐसे लोगों की यहाँ पे वजह आके से बात तो खत्म हो जाती है। मेरी एक जानने वाली है, मैं एक्सरसाइज कर रही थी तो उसने कहा यार वज़न नहीं कम हो रहा, और मैंने देखा उसने समोसा पकड़ा हुआ था। मैंने कहा ये तुम्हारा कभी ज़िंदगी में वज़न कम होना नहीं है जिस मिकदार में तुम समोसे खाई, क्योंकि एक इतना सा समोसा है, आप मुझे बताएं, इज इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 30 मिनट्स ऑफ ट्रेडमिल। अच्छा वो देसी है घर वाला? पता नहीं कौन सा बाजार वाला था, अच्छा और ऑयल बाजार भी। वाला तो फिर तो वो हाई फाई है। हाँ। तो फिर तो आप समझ लेंगे 400 कैलोरीज आप 5 मिनट में खा रहे हैं। आप इमेजिन करें और कि बर्नआउट रोज कितनी देर में करेंगे जरा लोगों को बताएं। आपको बर्नआउट 60 मिनट भागना पड़ेगा, हाँ। आपको पसीना बहाना पड़ेगा। ये नहीं कि 5 मिनट फोन पे तो 5 मिनट ट्रेनिंग, अच्छा मैंने घंटा पूरा कर तो लिया। अब समोसा खाओगी? नो समोसा। अब मैं कहती हूँ समोसे की शक्ल देखो और साथ आधा घंटा नहीं पूरा घंटा। अच्छा स्किन भी थिक होती है, आप इस तरह की चीजें खाते हो, आप स्किन भी, आप जल्दी बूढ़े होना शुरू हो जाते हो, रिंकल्स आनी शुरू। अगर आपने जवान रहना तो प्लीज इन तरह की चीजों से दूर रहें। बिल्कुल सही। खवातीन नज़ात एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे, मजीद इसी तरह की क्विक टिप्स हेल्थ के हवाले से, स्किन के हवाले से, फिटनेस के हवाले से। स्टे ट्यून्ड। जी ख़वातीन ज़ात, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक के बाद प्रोग्राम के पिछले सेगमेंट से, प्रोग्राम के आगाज़ से शेफ़ माजिबीन हमारे साथ मौजूद हैं, उम्मे लैला प्रोग्राम के आगाज़ से मौजूद हैं, अनीला खोकर शी इज़ अ मेकअप आर्टिस्ट और स्किन के हवाले से टिप्स देती हैं, और हमारे साथ रहमान अब्बास भी मौजूद हैं। और हमने ब्रेक में इतनी, मैंने और रहमान ने फ़िटनेस की बातें की हैं कि इतना सख्ता तारी हुआ तो छुट्टियों में, क्योंकि इतनी बातें कि उम्मे लैला ज़्यादा परेशान तो नहीं हुई। आप करें सवाल रहमान से जो करना चाहें। आपने मतलब जैसे हमारी बात हो रही थी, आपने बोला कि होलिस्टिक वेलबींग, मतलब कि ये तो ठीक है कि फ़िटनेस है वगैरह, आप, क्योंकि मेरा ताल्लुक साइकोलॉजी से है तो मैं उस तरह से जो है वो आपसे उस कॉन्टेक्स्ट में बात करना चाहूँगी कि आप, जो आपका क्लाइंट आता है, जो आपके पास मेरे जैसे लोग आते हैं, आप उनको साइकोलॉजिकली किस तरह से उनको बूस्टअप करते हैं या उनकी हिम्मत बढ़ाते हैं कि मेरे से बंदा बेहोश हो जाएगा? हाँ, वेरी वेल वेरी सेड। डीप क्वेश्चन। अच्छा उसमें ऐसा है कि मैं नॉर्मल केसेस नहीं लेता। मेरी जो एक्सपर्टीज़ में है कि आई ट्रेन डिसेबल्स पीपल्स, जिसमें हेल्थ इश्यूज़ हैं, स्पाइनल का आपका आ जाता है, L4 L5 प्रेशर हो जाता है, लेकिन डॉक्टर कहता है आपको मेडिसिन लेनी है, बट रिहैबिलिटेशन उनको नहीं पता। सेकेंडली फ्रोजन शोल्डर का आ जाता है, जिसमें मेडिकल ऑपरेट के अलावा उसके बाद फिर आपको चांसेस है होने के। सो इस तरह के, और उसके अलावा जो ट्रोमा के केसेस हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे सामने बैठा है, 14 ईयर्स तक मैंने बच्चे को ट्रेन किया है, मैं खुद को उसकी जगह फील करता हूँ सबसे पहला। ओके। मैं समझता हूँ कि मैं बच्चा हूँ, Empathy, तो मुझे इसको कैसे चेंज करना है। अगर वो पर्सन ट्रोमा में है तो मैं स्लोली उसको उस जगह पे जाके उसका दोस्त बनूंगा, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता। अगर कोई मुझे हायर करता है या वो कहता है रहमान भाई आपने सारा कुछ करना है, इसका डजंट मीन कि मैंने फ़ौरन ही उसको जाके कर देना है। पहले मैं उसकी सिचुएशन में जाऊँगा, आहिस्ता आहिस्ता उसके साथ बातें करूँगा, दोस्ती करूँगा। इसको 8 से 10 दिन 15 दिन लग जाते हैं। इट्स अ प्रोसेस। हाँ, फिर वहाँ से मैं फील करता हूँ खुद को, फिर वहाँ से उसको मैं बाहर लेके आता हूँ और स्लोली कहता हूँ आई एम योर फ्रेंड, आई एम नॉट योर मेंटर, आई एम योर फ्रेंड, चलो हम ये करते हैं। यानी ट्रस्ट आप पहले गेन करते हैं और उसके बाद वो जो ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है उसके बाद फिर बड़ी आगे एक डीप सी बात किसी ने कही, हाथ पे 6 लिखा, वो कहता है इसको पढ़ के दिखाओ, वो आपको 9 नजर आता है। तो इसलिए मुझे इस सिचुएशन में, इस तरह के केसेस में मुझे उसकी जगह पे जाना पड़ता है, फिर वहाँ से उसको मैं वहाँ से उसको लेके आता हूँ। वेरी वेल सेड, वेरी डीप। मेरे जैसे की तो आई साइड वीक है, मुझे तो कुछ भी नहीं नजर आएगा, ना 6 आएगा ना 9 नजर आएगा। अलीला, मैं आपसे ज़रूर बात करते हुए मेकअप ट्रेंड्स के हवाले से ना, ये मौसम जो है बड़ा कंफ्यूजिंग सा है स्किन और मेकअप के हवाले से। आप स्वेट कर, पसीना आता भी है, नहीं भी आता, चेंज है ना ऑब्वियसली। तो आजकल क्या इन है मेकअप ट्रेंड्स में, क्विकली अगर बताएं। आजकल जो है ना वो मैट में ही चल रहा है। हाँ, क्योंकि मैट में आपकी स्किन पे सीबम वगैरह जब आएगा वो खुद ही ग्लॉसी में चला जाएगा। तो आप ट्राई करें ज़्यादा मैट में ही रखें और स्किन को लॉक लाजमी करें। लॉक आप लूज़ पाउडर लेके उसको ब्रश के साथ, मैं एक रूल कहती हूँ किस एंड स्लैप, मतलब ब्रश को सिर्फ उसके साथ टच करें और स्किन के ऊपर कर लें आप। तो उससे ये होगा आपकी बेस जोन से वो लॉक हो जाएगी और यहाँ पे आपकी बेस रिमूव भी नहीं गई, किसी एरिया से भी ना होगी। और ज़्यादा टू मच उसको ड्राई में नहीं लेके जाएं। हाँ, कि आप ड्राई में लेके जाएंगे तो वो क्रैक में आना शुरू हो जाएगी,
तो आप लूज पाउडर से इजीली उसको लॉक कर सकते हैं। अच्छा, मैं ये करती हूँ, हो सकता है आप लोग मतलब हर किसी का अपना अपना, मैं जब आम जिंदगी में तैयार हो रही होती हूँ तो मैं पाउडर लगा के हल्का सा स्प्रे कर लेती हूँ अर्के गुलाब का। अच्छा। अर्के गुलाब का मैं करके उसके बाद जो स्पंज होता है उससे उस बेस को बिठा लेती हूँ, बिठा के उसको थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ, तो उससे ना तो वो केकी लुक और ना वो उभरी उभरी लुक आती है, बड़ी मज़े की एक सटल लुक आती है। ऐसे ही है। अच्छा, आप एक साइड पे कॉम्पैक्ट पाउडर स्पंज से लगाइएगा और उसी कॉम्पैक्ट पाउडर को ब्रश से अप्लाई करिएगा। दोनों में आप फ़र्क देखिएगा। एक आपकी लुक जो सी है टोटल उसमें आ जाएगी, टू मच ड्राई और क्रैक वगैरह आना शुरू हो जाएगी, और दूसरी वाली स्मूथ आपको लुक दे रही होगी। टेक्सचर नहीं फील हो रहा होगा आपका ना फेस का। बिल्कुल आप ब्रश से अप्लाई करना शुरू करें तो बहुत अच्छा रहता है। बहुत अच्छा रहता है, बिल्कुल से। अच्छा, लाइनर आज कौन से चल रहे हैं? अच्छा, लाइनर आजकल नहीं चल रहे। नहीं चल रहे? नहीं ना होने के बराबर? ना होने के What about the बराबर। winged liner? उसको चल रहे हैं, लेकिन उसमें आइज, अब मेरे पास कोई होलो आइज में आ जाए, हाँ। मेरे पास अब कोई ऐसा आ जाए जो एजिंग में, वो मुझे कहे कि मुझे विंग लाइनर चाहिए, तो मैं उसको नहीं अब रेकमेंड करूँगी। लाइनर आप थ्रेड लाइन में लगाएं और उसको मर्ज कर लें, बस। बिल्कुल ठीक। दैट्स इट। और वो आपकी एक लाइट सी थ्रेड में भी लुक दे देगा। उसके बाद आपको पता लैशेस इस तरह आ गई हैं कि वो लाइनर टाइप ही लुक देती हैं। बिल्कुल सही, यानी लैशेस बहुत चल रही हैं, हैवी लैशेस। हैवी लैशेस, मुझे लगता है इनर लैशेस कॉर्नर से हैवी हो जाता है आपका, तो वो आप इजीली। आजकल तो मस्कारास बड़े अच्छे आए हुए हैं। आप मस्कारास का एक लुक एक कोट दें, देन आप कोई भी पाउडर लेके उसको अप्लाई करें, देन फिर आप मस्कारा लगाएं, वो आपका लैशेस लुक। आई एग्री। अगर लैशेस आपने अच्छे तरीके से उससे की है मस्कारा से, तो आपको लाइनर की फिर जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप लाइनर लगा भी रहे हैं लेकिन उस तरीके से अपने आईज को देख लें। आईज को देखें। ट्रू, आई एग्री, बिल्कुल सही। माजिबीन, आप कोई क्वेश्चन करना चाहेंगी? बताइए, फिर मैं आपके पास आ रही हूँ। मेरा यही क्वेश्चन है कि आजकल आपको पता है मौसम ऐसा है कि बहुत ज़्यादा ना वो स्वेटिंग होती है फेस पे भी, मेकअप ज़्यादा देर जो है वो नहीं रहता फेस पे, तो उसके लिए किसी ने पहले ये कहा था कि आप आइस रोलर के साथ आइसिंग कर लें फेस की, तो उससे भी मेकअप जो है वो स्टिल काफ़ी टाइम निकल जाता है। अच्छा, ये बहुत बेस्ट है। आप एक बाउल लें, उसके अंदर आइसिंग कर लें, ये बेस्ट है आपका। ये मेकअप को सेटल होने के लिए ना अच्छा वे है। और दूसरा, आप ना काइंडली ये चेक कर लें कि आपकी स्किन कौन सी टाइप में आ रही है। आपकी अगर ऑयली स्किन है और आप मॉइस्चराइज़र बेस अप्लाई कर रहे हैं तो वो नहीं सेटल होगी। आपकी ऑयली है तो आप ट्राई करें कि ऑयल फ्री बेस में जाएं। अगर आपकी टू मच ऑयली है तो आप अप्लाई करें, मिनरल होती है वो पानी के साथ ही बनती है, रोज़ वाटर के साथ, जैसे आपने बताया। बिल्कुल बिल्कुल। आप उसके साथ एक लाइट सा कोट कर लें, आपकी बेस कहीं पे भी नहीं जाएगी। आप अपनी स्किन को और अपनी फाउंडेशन को काइंडली चेक कर लें कि कौन सी वाली आपकी स्किन है। ऑयली स्किन में आपका ये होता है टू मच ऑयल आता है, पिंपल्स आते हैं। ड्राई में होता है कि आपकी गर्मियों में भी कुछ अर्सा ड्राई रहती है और सर्दियों में भी ड्राई हो जाती है। कम्बिनेशन में टी जोन एरिया में आपका ऑयल आना शुरू हो जाता है। तो आप काइंडली ये चेक कर लें कि बेस आपके फेस पे कौन सी सेट होती है। आई एग्री। तो आपकी बेस नहीं कहीं पे। बिल्कुल सही। मैं करती हूँ ये बर्फ़ वाला पानी। मैं जिस तरह अब आज आई हूँ तो आने से पहले यही बोल के अंदर नीला मैंने लिया बर्फ़ ढेर सारी, उसमें थोड़ा सा पानी भी डाल दिया, लेकिन टेम्परेचर मैं उसका ख़राब नहीं होने देती। एंड देन आई डिप इन माई फेस फॉर लाइक 10 सेकेंड्स। मैं ज़्यादा भी कर सकती हूँ, मैं 2-3 बार कर लेती हूँ। एकदम से आपकी स्किन जो है ना बड़ी एक सटल सी महसूस करती है और मेकअप भी बड़ा अच्छे तरीके से बैठता और है। आप देखें आपकी स्किन के जो ये पोज हैं ये भी क्लोज होना शुरू हो आई जाते एग्री। हैं। एकदम से अजीब सी ना ग्लो आपके चेहरे पे उमे लैला, जैसे आपको तो नहीं जरूरत, फेयर में भी आना शुरू हो जाता है ना। उमे लैला आप तो बिल्कुल सही हैं, आपको माशाल्लाह, और रहमान को भी नहीं जरूरत है, तो फिर इन दोनों को माइनस वजह नीला को भी नहीं किसी। जरूरत पड़ जाती है। अच्छा, फौरन अपने चेहरे को रहमान, मुझे लगता है रहमान आप बहुत कॉन्शियस है अपने चेहरे को लेके। नहीं रखना पड़ता है, आपको क्या लगता है कि ना पकड़े आप गए। इमेजिन करें कि मैंने वो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। वो पूछते हैं कि अच्छा कौन सा फेस वॉश यूज़ करना है, मैं कहता हूँ अभी यार ये मैं ख्याल भी रखता हूँ और ज़्यादा फैट नहीं खाता। हाँ। तो ये भी है कि ओवर आपने स्वेट भी होना है ताकि स्किन भी आपकी अच्छी रहे और फेस वॉश अपने स्किन के मुताबिक। अच्छा, मुझे सच सच बताएं, आप उन मर्दों में से तो नहीं है जो कि वो मस्कारा लगाते हैं? ओह कम ऑन, कोई मैं लेके देखी आओ हूँ स्कैन करीब से नहीं मशीन। लगा। देखो जरा, देखो चेक, मुझे शक हाँ, नहीं तो लगा देख ले। है? मस्कारा और आईब्रो पेंसिल लगाते हैं कि नहीं? इसको जरा जूम करके देख ले। ये मुझे लग रहा है, शक मुझे ऐसे पड़ रहा है। नहीं नहीं नहीं, दैट्स नेचुरल। अगर शक लग रहा है तो नेचुरली नहीं नहीं नहीं, द वे यू मैनेज योरसेल्फ, माशाल्लाह, दैट्स गुड। अच्छा जी, किचन में बताइएगा क्या कुछ हुआ? क्या कुछ हुआ है, एक तो हमने ये अंगूर के साथ लेमनेड बनाया, लेमन जूस, अंगूर और इसमें काला नमक। और प्लीज़ मैं फिर रिक्वेस्ट करूँगी कि अंगूर ऑलरेडी बहुत मीठा है, इसमें आपने शुगर बिल्कुल नहीं ऐड करनी। उसके बाद पानी शामिल करके इसको ब्लेंड करेंगे, बर्फ़ डाल के हमने इसको सर्व कर दिया। ठीक है। और पोटैटो सैलेड है, पोटैटोज़ आप बॉईल कर लें, बेक कर लें, उसके बाद उसमें जो आपको फ्रेश सैलेड पसंद हो वो ऐड करेंगे, नमक, काली मिर्च
और लेमन जूस है थोड़ा सा, और उसके अलावा इसमें ऑलिव ऑयल हाफ टी स्पून है, वो ऐड करके मिक्स करेंगे, टॉस करेंगे और सर्व कर देंगे। एक्सेलेंट, और राइस भी बहुत अमेजिंग है। थैंक यू सो मच माजबीन, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, मुझे बता दीजिएगा खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आ गया। ऑलराइट, लेकिन ये रहमान वाली बात, एंड दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि ऑब्वियसली जो चीज़ आप खुद लोगों को सिखा रहे हैं, अगर आप खुद नहीं उस पर अप्लाई करेंगे तो किस तरीके से लोगों को इंस्पायर करेंगे, चाहे फिर आप एक मेकअप आर्टिस्ट क्यों ना हो, सिंगर क्यों ना हो, आप एक वेलनेस ट्रेनर क्यों ना हो, या एक्सपर्ट क्यों ना हो, दैट इज़, और शेफ़ और या मोटिवेशनल स्पीकर क्यों ना हो, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि होस्ट आप लोगों का प्यार, आप लोगों का प्यार। तो ख़वातीनो-ज़ात, इसी के साथ मुझे कहा जा रहा है वक्त का पता नहीं चला, लेकिन खुदा हाफिज़ कहने का वक्त आ गया। थैंक यू सो मच, आई होप यू एंजॉयड। नहीं किया ना, बोला इसने, बोला है ना, खुशी से ना निकला। हाँ, खुशी से। वैसे खुशी से ना नहीं हाँ ही निकलती है हमेशा। वेरी स्ट्रेंज, वेरी बैड। मजाक कर रही हूँ। थैंक यू सो मच, तंग करने का मजा आता इट्स ओके। है। जीती रहिए खुश। रहमान, थैंक यू सो मच। यू वेलकम, थैंक यू सो मच, और रियली लव्ड इट, और आई होप कि हमारी एक भी बात अगर आपको असर करेगी जी तो लाइफ चेंज। थैंक यू सो मच। ख़वातीनो-ज़ात, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मेरे रब की रज़ा रही तो ज़रूर मुलाकात होगी। अपने रब की दी गई नेमतों, रहमतों, बरकतों का हर लम्हा शुक्र अदा कीजिए, क्योंकि मेरे रब को शुक्रगुजारी पसंद है। हमारी तरफ से खुदा हाफिज़, और जाने से पहले उम्मे लैला की परफॉर्मेंस आ जाएगा बहुत सारी क्लैप में।